चलिए, मध्य प्रदेश का परिचय आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन दोस्तों काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को हम 2 या 3 भाग में पूरा करेंगे। तो ये हमारा भाग 1 है। इसके अंतर्गत हम आपको जब से देश आज़ाद हुआ 1947, जब देश आज़ाद हुआ, जब मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, तब से लेकर 1956 जब मध्य प्रदेश बना, तब तक की हिस्ट्री आपको बताई जाएगी कि मध्य प्रदेश का कैसा स्वरूप रहा। 1947 जब आज़ाद हुआ, जब मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, तब से लेके 1956 जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, तब तक की इसमें हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। चलिए दोस्तों, 1947 से लेके 1956 तक की इसमें बात करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। उस समय हमारे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आता था उस समय, आज़ादी के समय, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ है। तो उस समय मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ भी पूरा लगा हुआ था, और कुछ भाग महाराष्ट्र का भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया था। एक कैटेगरी आती थी पार्ट ए, पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट थे इसके, पार्ट ए बी सी। ये पार्ट ए था, जिसमें महाकौशल वाला क्षेत्र, महाकौशल कौन सा, ये जबलपुर, होशंगाबाद, ये वाला जो एरिया है, ये महाकौशल क्षेत्र आता है। महाकौशल पार्ट ए के अंतर्गत महाकौशल वाला क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिले, ये पार्ट ए का भाग थे। पार्ट बी ग्वालियर से लेके इंदौर, ये वाला भाग था। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये पार्ट बी का भाग था, यहाँ से लेके यहाँ तक। पार्ट ए का ये भाग था, जबलपुर, ये वाला नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये वाला एरिया, छत्तीसगढ़ पूरा और महाराष्ट्र के कुछ जिले पार्ट ए के अंतर्गत आते थे। और पार्ट सी में आता था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में क्या था, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड ये पार्ट और बघेलखंड ये वाला पार्ट आ गया पार्ट सी के अंतर्गत, जिसे विंध्य प्रदेश कहा गया। यहाँ आप लिख लेंगे बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलकर बना पार्ट सी, मतलब विंध्य प्रदेश। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ना, ये आया पार्ट सी के अंतर्गत। ये वाला पार्ट आया पार्ट ए के अंतर्गत, जिसे कहा जाता था सीपी बरार। सेंट्रल प्रोविंस बरार, सीपी बरार क्षेत्र था यह। और पार्ट बी था मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था वो पार्ट बी था। पार्ट ए सीपी बरार था और पार्ट सी विंध्य प्रदेश था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। पार्ट ए का मैंने बता दिया आपको, महाकौशल था, छत्तीसगढ़ था और कुछ जिले महाराष्ट्र के थे जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आते थे। ठीक है। पार्ट बी में आप लेंगे ग्वालियर से लेके इंदौर तक का ये जो एरिया था, इसमें दोस्तों 25 रियासतें शामिल की गई थीं। उस समय पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या प्रशासनिक सेवाएं नहीं थीं, इसलिए राजा महाराजाओं के वो होते थे, ये रियासतें मानी जाती थी। तो इसमें 25 रियासतें थीं, लिख लेंगे 25 रियासतें। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया था। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश था, जिसमें 38 रियासतें थी। इसमें कितनी थी, 38 रियासतों को मिला के पार्ट सी बनाया गया था। ठीक है। और पार्ट ए का आपको पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमुख के बारे में। इन एरियाज का प्रमुख कौन था। अपने अपने एरिया का संचालन करने के लिए यहाँ पे शक्तियाँ दी हुई थी। पार्ट ए का प्रमुख हुआ करते थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी के प्रमुख हुआ करते थे लीलाधर सेठ, या इन्हें लीलाधर जोशी भी कहा जाता है। इन्हें कहते हैं लीलाधर जोशी या लीलाधर सेठ। और पार्ट सी के प्रमुख हुआ करते थे शंभूनाथ।
नाथ शुक्ल। प्रमुख भी आपको पता चल गया। पार्ट ए के प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी के प्रमुख थे लीलाधर सेठ और पार्ट सी के प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल। चलिए, इसमें 38 रियासतें शामिल थीं, इसमें 25 रियासतें शामिल थीं और पार्ट सीपी बरार जो पार्ट ए था उसे महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिले शामिल थे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद भोपाल एक सेपरेट कहें या पार्ट सी के साथ में कहें, पार्ट सी के अंतर्गत दो पार्ट थे। पार्ट सी एक तो विंध्य प्रदेश था और दूसरा था भोपाल स्टेट जिसकी राजधानी भोपाल ही था। और पार्ट ए की राजधानी यहाँ पे था नागपुर। राजधानी भी आप नोट कर लें, राजधानी पार्ट ए की हुआ करता था नागपुर। पार्ट बी की राजधानी हुआ करता था 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर 6-6 महीने के लिए था। पार्ट ए की राजधानी नागपुर था और पार्ट सी की राजधानी हुआ करता था रीवा। रीवा कहाँ है दोस्तों? ये रहा रीवा। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर 6-6 महीने के लिए रहती थी और पार्ट सी की राजधानी रीवा हुआ करती थी और भोपाल स्टेट की सेपरेट राजधानी भोपाल ही थी। चलिए ये भी हो गया दोस्तों। ये तो हो गई विभाजन, जो 3 पार्ट में विभाजन था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय 3 पार्ट में विभाजन किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश का स्वरूप बदलता गया और जब 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तब 1956 में इसमें मध्य प्रदेश में कुछ जिले हटा दिए गए और कुछ हिस्सों को ले लिया गया। तो हटाए हुए और लिए हुए हिस्सों का विवरण यहाँ पे है। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया? पार्ट ए का जो महाराष्ट्र के 8 जिले थे उन 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। मध्य प्रदेश में से हटा के महाराष्ट्र को दे दिए गए 1956 में जब मध्य प्रदेश बना। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो पार्ट ए के 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए मध्य प्रदेश से निकाल के। ये जिलों के नाम कहीं कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, आपको याद रखना जरूरी है। तो ये है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 जिले मध्य प्रदेश से निकाल के महाराष्ट्र को दे दिए गए। दूसरा रहा पार्ट बी। पार्ट बी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। पार्ट बी में राजस्थान से सटा हुआ एक पार्ट था सुनील टप्पा। आपने बहुत फेमस नाम है, सुना होगा कि सुनील टप्पा जो स्थान था वो राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान से विदिशा में सिरोंज, ये जो विदिशा है यहाँ पे एक पार्ट हुआ करता है सिरोंज, तहसील है आज की डेट में, उस तहसील को राजस्थान से एमपी में मिला लिया गया और एमपी के सुनील टप्पा नामक स्थान को राजस्थान को दे दिया गया। तो ये तो हो गई पार्ट बी की बात। और पार्ट सी और भोपाल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसका पूरा पार्ट जो उस समय था 1947 से लेकर 56 तक रहा वही 56 में रहा। तो भोपाल स्टेट का और पार्ट सी का विंध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का रहा ये पार्ट। पार्ट ए में से 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए जिनका विवरण यहाँ पे है, आप नोट कर सकते हैं। पार्ट बी में सुनील टप्पा स्थान राजस्थान में चला गया और राजस्थान से विदिशा में सिरोंज जो तहसील है वो मध्य प्रदेश में इंक्लूड की गई। चलिए ये मिटा देता हूँ। दोस्तों 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का निर्माण किस आयोग की सिफारिश पे हुआ या किसने अनुशंसा की तब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का निर्माण कहें तो मध्य प्रदेश का निर्माण फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर एक पुनर्गठन आयोग तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग बना था 1953 में, ये आप नोट करेंगे। फजल अली आयोग आ जाता है। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग
इसी आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा की थी। और ये पारित हुआ था 1956 में। 1956 जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ है, इसी के तहत मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसके तहत और भी बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था, या मध्य प्रदेश या भारत का पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो आता है आंध्र प्रदेश। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। दोस्तों फजल अली आयोग 1953, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अनुशंसा की इसने 1956 में, इसी के तहत 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। ये नॉर्मली नहीं आया था, इसके पहले 2 अन्य आयोग भी आए थे। उन आयोग के नाम भी आप नोट कर लें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। पहला था धर आयोग और दूसरा था जेवीपी कमेटी। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इसके लिए आप देखेंगे कि जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत के सभी राज्य एक ही थे। तो बड़ा देश होने के कारण अलग अलग राज्यों को बनाने की मांग चलने लगी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को ये ठीक नहीं लग रहा था। इसी के तहत एक श्री रामल्लू जी थे, ये तेलुगु भाषी नेता हुआ करते थे, तेलुगु भाषी थे। ये अनशन पर बैठ गए कि नहीं भाई, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। श्री रामल्लू जी ने कहा भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन पहले इनकी नहीं सुनी गई। परंतु 56 दिन तक, लगभग 2 महीने 56 दिन तक ये लगातार अनशन पर रहे और अनशन के ही दौरान इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन तक ये अनशन पर रहे, इनकी मृत्यु हुई दिसंबर 1952 में। दोस्तों श्री रामल्लू जी तेलुगु भाषी नेता थे। ये 56 दिन तक अनशन पर बैठे, इनकी मौत हो गई। 1952 में इनकी मौत हुई। मौत के कारण सरकार ने देखा कि अब ज़्यादा आंख भड़क जाएगी, लोगों में आक्रोश पैदा हो जाएगा, वो रोड पर उतरने लगे कि नहीं भाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। इसी वजह से अक्टूबर 1953, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अनुशंसा की कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। श्री रामल्लू जी अनशन पर बैठ गए थे, 56 दिन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 1952 में उनकी मृत्यु हुई। वैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। ये गठन उसी की राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया और उसी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। धर आयोग के प्रमुख हुआ करते थे एसके धर। जेवीपी जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और फजल अली आयोग, फजल अली आयोग में भी 3 लोग थे, वो भी आप देखेंगे। फजल अली आयोग यहाँ पे लिख देता हूँ। फजल अली आयोग में ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। एक तो फजल अली थे, फजल अली आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाकी 2 के.एम. पालेकर और दूसरे हुआ करते थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे, ये दोनों सदस्य थे और फजल अली अध्यक्ष हुआ करते थे इस कमेटी के। तो फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये एक ही है। 1956 में इसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। दोस्तों यहाँ तक का आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम 1956 के बाद मध्य प्रदेश किस तरह से अस्तित्व में आ गया पूरी तरह से, और किस तरह से उसकी वर्किंग शुरू हुई, किस तरह से छत्तीसगढ़ अलग हुआ,
इस पार्ट्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।